हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं शाहरुफ अली आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वायरस एजुकेशन सेंटर में। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं जल्द ही एक बहुत अच्छा वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं उनको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पढ़ा रहा था ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जिसका मैंने बेसिक जो भी उसमें टॉपिक थे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आप तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और जो आज की जो वीडियो है इसमें है हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो उन्हीं को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इन क्वेश्चन को कर पाते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और अगर आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाते हैं, आपको परेशानी आ रही है, तो आपको इन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और आप प्रैक्टिस करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर बने रहिए, यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो पहला क्वेश्चन यहाँ निकालते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन क्या है, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2, यानी कि अगर साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी है, √3/2 है, और जो कॉस बीटा की वैल्यू है वो हमारी कितनी है, √3/2, यानी कि यहाँ पे दोनों की वैल्यू ही क्या है, सेम है। दोनों ही वैल्यू सेम है। साइन अल्फा की वैल्यू भी √3/2 है, कॉस बीटा की भी वैल्यू √3/2 है। अगर इनकी वैल्यू ये है तो हमें बताना क्या, हमें बताना है देन tan अल्फा मल्टीप्लाई tan बीटा। वी हैव टू टेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा मल्टीप्लाई tan बीटा। आपको पता होगा ये जो डॉट है, इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। दिट इज, ये जो डॉट है ये नीचे की साइड लगा होता है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये डेसिमल वाला डॉट नहीं होता। तो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा एंड tan बीटा। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम tan अल्फा और tan बीटा। तो tan अल्फा और tan बीटा वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, अगर मुझे इसका अल्फा और बीटा की अगर एंगल की वैल्यू पता लग जाए तो मैं इसको पुट करके आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। तो हम यहाँ पे कैसे अल्फा की वैल्यू निकालने वाले हैं, लेट्स सी, देखते हैं। अगर यहाँ पे ये साइन अल्फा है तो आपको देखना पड़ेगा कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज थी, जो मैंने टेबल आपको बनवाई थी, बनाना सिखाया था, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है आप सबको पता है, हमने इसको बहुत अच्छे से सीखा था। √3 वैल्यू होती है साइन 60 की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में √3/2 जो वैल्यू होती है वो साइन 60 की होती है। तो मैंने √3/2 की जगह क्या लिख दिया, साइन 60 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयरिंग करें, ऑन कंपेयरिंग, दोनों को अगर कंपेयरिंग करें तो दोनों ही इक्वल हैं। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है, 60 डिग्री। कंपेयरिंग करने पे हमें जो अल्फा मिलने वाला है वो 60 डिग्री मिलने वाला है। और यहाँ एक बात ऐसे मत करना, ऐसे आप इसे कट लगा दो, अगर इस तरीके से आपने कट लगा दिया तो ये गलत हो जाता है। वी कैन नॉट कट इट, हम इसको इस तरीके से नहीं कट कर सकते, बिकॉज क्योंकि ये साइन मल्टीप्लाई अल्फा नहीं होता, ये होता है साइन अल्फा, जैसा कि मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया था। यहाँ पे हमें जो मिलने वाला है वो कंपेयरिंग से मिलेगा। किससे मिलेगा, कंपेयरिंग से। ओके, तो हम जब यहाँ कंपेयरिंग करेंगे तो उसमें हमें अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री मिलेगी। इसी तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं कॉस बीटा। अच्छा, कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 30 डिग्री की। तो √3 वैल्यू होती है आपकी कॉस 30 की। और यहाँ पे भी अगर हम कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे जो हम कंपेयरिंग करेंगे तो बीटा की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, 30 डिग्री। बस काम हो गया हमारा, अल्फा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की भी वैल्यू आ गई। कुछ नहीं करना है, अब इस वैल्यू को अब क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। कहाँ पुट करना है, क्वेश्चन में देखिए ना क्या लिखा है, tan अल्फा tan बीटा। क्या फाइंड करना है मुझे, tan अल्फा इंटू tan बीटा। इंटू का मीन्स मल्टीप्लाई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, दैट इज 60 डिग्री। सो आई कैन पुट प्लेस ऑफ अल्फा 60 डिग्री। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, दैट इज 30 डिग्री। तो प्लेस ऑफ बीटा आई विल पुट 30 डिग्री यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ। तो सारे बच्चे बताइए tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू बताइए जल्दी से। तो यस, tan 60 की वैल्यू होने वाली है √3, और tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो यहाँ पे हमें मिल गया tan 60 की वैल्यू हमारी √3 है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 है। इसको
फाइंड आउट करने के लिए आप टेबल बना लेंगे जैसा कि मैंने आपको सिखाया था। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसको बनाने में, मुश्किल से 10 सेकंड का काम है। और जब आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये खुद ब खुद याद हो जाती है, कोई इतना बड़ा काम है नहीं इसमें, ठीक है। तो √3 विल बी कैंसिल आउट बाय √3 एंड द आंसर इज 1। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे 10 अल्फा और 10 बीटा का वैल्यू मिल जाती है। ये आपका जो क्वेश्चन था CBSE 2024 में आया था 1 मार्क्स के लिए। आई थिंक ये MCQs होगा, ये जो क्वेश्चन आया होगा MCQs में आया होगा, जिसमें ऑप्शन दे रखे होंगे और हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें 1 वाला करेक्ट हो जाएगा। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करा, बहुत ज्यादा देखने में ऐसा लग रहा है इसे पता नहीं कितना मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया आप देख सकते हो। हमने यहाँ पे sin अल्फा इक्वल √3/2 था, तो हमने इसकी वैल्यू इस तरीके से फाइंड कर ली। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? इन अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट A, राइट एंगल एट A इफ साइन B इक्वल 1/4 देन द वैल्यू ऑफ सेक B। यानी कि मेरे पास यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है और मेरे पास साइन B की वैल्यू है 1/4 और मुझे क्या फाइंड करना है? सेक B फाइंड करना है। तो भैया साइन B को से हम सेक B दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। मेरे पास दो मेथड हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला मेथड क्या है कि साइन B, जैसे मेरे पास क्या है साइन B, तो साइन B इक्वल है 1/4। अब मैं ये क्या कर सकता हूं, साइन B को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। किस में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं? सेक B में। क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इनका कहीं ना कहीं रिलेशन निकल ही आता है। जैसे हमारे कास्ट का कोई पर्सन हमें मिल जाए, उससे हम रिश्तेदारी निकालें तो वो बताता है कि हमारे उस गांव में मौसी रहती हैं, तो हम कहते हैं अच्छा हमारे गांव में तो उस मौसा रहते हैं, तो पता लगता है कि दोनों हमारे रिश्तेदार हैं। उससे हमारी क्या निकल आती है? रिश्तेदारी निकल आती है। सेम तरीके से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बस आपको क्या आना चाहिए? उसको ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन B सेक B में कैसे जाएगा। तो साइन B डायरेक्टली तो सेक B में नहीं जा सकता, लेकिन अगर साइन को कॉस में ले जाया जाए तो कॉस होता है रेसिप्रोकल, क्योंकि आपको पता है कॉस थीटा इक्वल होता है 1/sec थीटा। तो साइन हमारा कॉस में बहुत आसानी से चला जाएगा, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। और अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो भैया ये हो जाती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पर मुझे क्या करना पड़ेगा? इस साइन B को बनाना पड़ेगा स्क्वायर। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो भैया यहाँ पे कर लेंगे दोनों तरफ स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो भाई ये मिलेगा साइन स्क्वायर B। B यहाँ पे B लिखना है, ये यहाँ पे फॉर्मूला में थीटा है तो थीटा मत लिख देना। जो अगर जब यहाँ पे थीटा होता है तो यहाँ भी थीटा आएगा और यहाँ B है तो यहाँ भी B आएगा। अगर x है तो x आएगा। फॉर्मूले में एंगल जो होगा उसके हिसाब से आप चेंज कर लेना भाई, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर B इज इक्वल टू 1/16। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब साइन स्क्वायर B की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ भाई? 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल 1/16। अब इस 1 को मुझे करना पड़ेगा ट्रांसफर। क्या करना पड़ेगा इस 1 का भैया? ट्रांसफर करना पड़ेगा। किधर? इस साइड में लेके आना पड़ेगा, तो इधर रह जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर B और ये हो जाएगा 1/16 माइनस 1, क्योंकि ये इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस कॉस स्क्वायर B, भैया यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 16 और 16 जब एलसीएम हो जाएगा तो इसको करना पड़ेगा डिवाइड और आंसर आएगा 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16। यहाँ पे भैया कुछ नहीं होता तो 1 मान लिया जाता है डिनोमिनेटर में, और जब हम 16 को 1 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 16 1 जा 16। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये सब आपको पता होंगी, ठीक है। उसके बाद ये रहेगा हमारा माइनस कॉस स्क्वायर B इज इक्वल टू, ये रहा +1, ये रहा माइनस, प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाता है जो कि आएगा 15। माइनस का ही साइन क्यों आया भाई, प्लस का क्यों नहीं आया? तो जब भी हमें एक प्लस और एक माइनस होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन उसका लेते हैं जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे 16 ज्यादा है, इसके पास माइनस साइन है, तो आंसर में भी क्या आने वाला है? माइनस साइन। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और कॉस स्क्वायर B की वैल्यू आ गई हमारी 15/16। और जो स्क्वायर है उधर जाके क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट। जो स्क्वायर है उधर जाके क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। तो पहले इसे स्क्वायर रूट नहीं बनाते हैं, पहले हम इसे लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? इसे पहले लिख लेते हैं इसका रेसिप्रोकल। कॉस B का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/sec।
और सेक स्क्वायर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, सेक स्क्वायर, और ये रहने वाला है 15/16। अब हम इसका फिर से सेक स्क्वायर बी को ऊपर लिख लेते हैं, और जब इसे ऊपर लिखेंगे तो जब इधर रेसिप्रोकल कर दिया हमने तो इधर भी क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, और ये हो जाएगा 16/15। अब हम क्या कर देंगे, सेक बी का जो स्क्वायर है उधर ट्रांसफर कर देंगे। जब स्क्वायर उधर ट्रांसफर होता है तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट। जिस तरीके से, कैसे, जैसे प्लस उधर जाके माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, उसी तरीके से जो हमारा स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है भाई। और सेक बी से जब स्क्वायर रूट हो गया तो 16 तो आ जाएगा बाहर निकल के। क्यों आ जाएगा बाहर, क्योंकि ये बना सकता है पेयर, पर 15 पड़ा रहेगा अंदर। क्यों, क्योंकि ये पेयर नहीं बना सकता, जोड़ा नहीं बना सकता फैक्टर में, इसलिए सेक बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4/√15। तो मेरे पास साइन बी इक्वल 1/4 था, उससे मैंने साइन बी को ट्रांसफॉर्म किया, किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, सेक में, और मुझे मेरा आंसर मिल गया। अगर किसी बच्चे को ये मेथड अगर मुश्किल लग रहा है तो मेरे पास एक और मेथड है, उस मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा मेथड देख लेते हैं क्या है। दूसरे मेथड से भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। दूसरा मेथड क्या है, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे ही कर लेता हूं। मेरे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या लिखा है, ABC राइट एंगल एट ए। जो राइट एंगल बन रहा है वो मेरा किस पे बन रहा है, ए पे बन रहा है। किस पे बन रहा है, ए पे। तो यहाँ पे भाई ए पे बन रहा है, इसे बी मान लेते हैं भाई, इसे सी मान लेते हैं, ठीक है। और साइन बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1/4। साइन बी की वैल्यू क्या है, 1/4। और साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ये होता है P/H, जो मैंने आपको लिखवाया था। क्या लिखवाया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये वाला तो लिखवाया था साइन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, साइन cos 10, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है, P/H, और ये हो गया 1/4। तो इस तरीके से P की वैल्यू क्या आ गई 1, H की वैल्यू क्या आ गई 4। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, B की, यानी कि बेस चाहिए, बेस। तो बेस कैसे आता है, पाइथागोरस थ्योरम से। किससे करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं इसको थोड़ा इधर पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, या डायरेक्ट भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं रहा हमारे पास। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, एक मेथड हम इसका कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं दूसरा मेथड। तो हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो क्या होता है भाई, बी हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। क्या निकालने वाले हैं हम यहाँ पे, बी। तो बी को हमें कर देंगे क्वेश्चन मार्क। कैसे निकालेंगे बी को, H² = P² प्लस B²। तो H की वैल्यू क्या है भाई 4 का स्क्वायर हो गया, P की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस B²। अब ये 1 4 हो गया 16, 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ मिलेगा B²। 16 - 1 15, और यहाँ आ गया B²। स्क्वायर फिर से क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। और यहाँ B की वैल्यू क्या आ गई भैया 15 आ गई। B की वैल्यू √15 √15 मुझे यहाँ पे मिल गई। अब जब B की वैल्यू √15 मिल गई, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई, सेक B की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने साइन बी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वैल्यू रखी P/H। P की वैल्यू 1, H की वैल्यू 4, B की वैल्यू मुझे पता नहीं थी। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके मैंने B की वैल्यू निकाली, जिसमें H², जो पाइथागोरस थ्योरम है वो है H² = P² प्लस B²। सेक बी का क्या फॉर्मूला होता है भैया, तो लिख लेते हैं। क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये था साइन कॉस और टेन। और जो सेक है वो किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो भाई कॉस का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, H/B। तो भैया यहाँ से देख लो H की वैल्यू क्या है, जल्दी से देख के बताओ क्या है 4, और B की वैल्यू क्या है √15। तो यहाँ भी जो हमारा आंसर आया सेम ही आया जो पिछले क्वेश्चन में आया था, सेक B = 4/√15। पिछला आंसर भी यही आया था, और अब मैंने दूसरे मेथड से निकाला तो इसका आंसर भी यही आया। तो ये मेथड थोड़ा इजी है, ये वाला जो मेथड है ये इजी है, तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। मैंने दोनों मेथड एक्सप्लेन कर दिए, आपको जौन सा भी मेथड आसान लगता है उसको मेथड को आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन को दोनों मेथड से चेक किया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे भैया, तीसरा क्वेश्चन आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज से। वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी यहाँ तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो होता है ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बस हमें इनकी वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। तो मैंने वैल्यूज़ के लिए आपको बताया था भाई, लिख लीजिए। सबसे पहले 0 आएगा, फिर 30 डिग्री आएगा, ठीक है। कितना आएगा
30 के बाद आता है 45 के बाद 60, फिर लिखना होता है हमें 90। उसके बाद आपको पता ही है यहाँ पे आएगा साइन, यहाँ आएगा कॉस, ठीक है। साइन के लिए मैंने कहा था सबसे पहले क्या लिख लेना है, रूट, अंडर रूट, सब में अंडर रूट लगा दो तेजी के साथ। ये काम जब आपको आता होगा तो आप इसे बहुत तेजी से कर सकते हैं, ठीक है। सब में डिवाइड कर दो 4, सब में क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे आएगा 0 1 2 3 4। ये हमें वैल्यूज मिल जाती हैं, ये क्या मिल जाती हैं, हमें वैल्यूज मिल जाती हैं, ठीक है। तो इन वैल्यूज को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे ये वैल्यूज मैं ऐसी लिखी रहने देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। क्वेश्चन को अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे, मेरे पास है 5 मल्टीप्लाई 10 60 डिग्री, और दूसरा इधर है हमारे पास साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, और बाहर बैठा हुआ है 10 30 डिग्री। तो ये भैया 10 30 बाहर बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है 10 60 की। तो 10 60 की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू देख लेते हैं कि ये √3/4 है, फिर इसे रिवर्स करके लिखते हैं, ठीक है। √4/4, ठीक है, √3/4, √2/4 एंड √1/4 एंड √0/4। 10 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 को इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 4 विल बी कैंसिल आउट बाय 4, और 1 तो 1 ही है तो √3 बचा। तो यहाँ से 10 60 की वैल्यू हो गई √3। तो यहाँ से आप सॉल्व करके अपनी वैल्यूज लिख सकते हैं अगर आपको याद नहीं है, और अगर आप याद कर लेते हो तो इट इज़ वेरी वेल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और याद नहीं कर पाते हो तो इस तरीके से कर लो, ठीक है। दोनों ही रास्ते आपके पास हैं। उसके बाद यहाँ पे है साइन स्क्वायर, तो इसको मैं बॉक्स ब्रैकेट बना दिया और स्क्वायर लगा दिया। साइन 60 की वैल्यू की बात करें तो देख लेते हैं, साइन 60 ये रहा √3/4, क्या रहा, √3/4 है भैया, यहाँ पे √3/4, 4 तो बाहर आ जाएगा ना, तो अंदर कौन रहेगा, √2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2 प्लस यहाँ पे अब मुझे कॉस की वैल्यू देखनी है, तो कॉस किसकी, कॉस 60, तो कॉस ये रहा, 60 कहाँ पे, ये रहा, ये है मेरा 1/4, कितना है 1/4, 1 तो 1 रही, 1 भी बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 स्क्वायर। और इसी तरीके से 10 30 की वैल्यू, 10 30 की बात करें तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो अगेन 4 से 4 विल बी कैंसिल आउट, 1 तो 1 ही रहेगा, √3, ये हो जाएगा 1/√3। इस तरीके से मैं अपनी वैल्यूज को, अगर मुझे अपनी वैल्यूज याद नहीं है तो मैं इस तरीके से इनको लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर आप याद कर लेते हैं तो और भी अच्छा है, याद करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, फटाफट टाइम थोड़ा बचेगा आपका, ठीक है। तो ये रहा 5, यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे मुझे मिलेगा 5√3, और यहाँ पे आपको पता है √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। ये जो स्क्वायर होता है इसके साथ कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये इसका अपोजिट है, और ये जो स्क्वायर है इस पे 2 पे भी आएगा। ऐसा नहीं है कि ये इससे कैंसिल हो गया तो ये बच जाएगा, बचेगा ये भी नहीं, क्योंकि ये इसके अंदर बैठा है, तो ये 2 इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस, इसी तरीके से ये हो जाएगा 1/4, और ब्रैकेट के बाहर हमें बैठे हुआ कौन मिल रहा है, 1/√3, ये ब्रैकेट के बाहर बैठा पड़ा है, ठीक है। ये हमारा 1/√3 ब्रैकेट के बाहर है, और इसको जो है हमें अपॉन में ही लिखना है, इस तरीके से नहीं है ये, ठीक है। ब्रैकेट जो है हमारी सिर्फ यहाँ पर है, ना कि पूरे उस पे, और ये हमारा रहेगा 1/√3 यहाँ पर, ठीक है। इसके आगे और कर लेते हैं, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, ये रफ एरिया है, इसका कोई काम नहीं रहा, इसको हमने रफ कर लेना है, ठीक है, ये हो गया रफ। और यहाँ है 5√3, इसको 5√3 लिख लेंगे, ये हमारा 5√3 हो गया, अपॉन में 3/4 प्लस 1/4, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/4 मल्टीप्लाई 1/√3, 4 विल बी कैंसिल आउट बाई 4, 5√3 विल बी 1/√3। अब मुझे डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन मिल गई। सबसे मुश्किल काम यहाँ पे बच्चों को लगता है, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन मिल गई, तो मैं ये बता देता हूँ आपको। मान लो ये मेरी मेन फ्रैक्शन है और न्यूमिनेटर में आपको फ्रैक्शन मिल जाए, और ये आपका डिनोमिनेटर है, तो ये मेरी मेन फ्रैक्शन है और न्यूमिनेटर में फ्रैक्शन है, तो ये वाला जो डिनोमिनेटर होता है ये नीचे को आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो ये मेरी मेन फ्रैक्शन है, ये न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर में मुझे फ्रैक्शन मिल जाए तो इसका डिनोमिनेटर कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है। तो भैया देख लो, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन मिल गई तो ये कहाँ आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 5√3 मल्टीप्लाई √3, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि अंडर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई होता है। क्लास 9 में आपने पढ़ा था 3 3 जा 9, और 9 का अंडर रूट होता है 3, तो 5 3 जा 15, तो इसका आंसर कितना हो गया, 5 3 जा 15। तो इस तरीके से जो पूरा मैंने इसको सॉल्व किया, जो इसका आंसर आ गया वो आपका 15 आ गया। तो सबसे पहले मैंने वैल्यू पुट करी, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया, दैट इज
15। ये आपका जो क्वेश्चन आया था ये आया था CBSE एग्जाम 2024 में। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज को ही हमें पुट करना है, उसके बाद सॉल्व करना है और हमें इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। जो मेन टॉपिक है वो क्या है यहाँ पर, ये आपको मुश्किल हो जाती है कि अगर मेरे पास फ्रैक्शन में भी फ्रैक्शन आ जाए तो क्या करना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में ही फ्रैक्शन आने के केस हैं। अगर न्यूमरेटर में फ्रैक्शन आती है तो उसका डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आ जाती है मेन फ्रैक्शन के तो उसका डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। होप आप समझ गए होंगे इसको कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2023 में आ रखा है। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसको क्या करना है। मेरे पास यहाँ पे दे रखा है कि 210a इक्वल मेरा है 3, तो मैं यहाँ से 10a की वैल्यू निकालूंगा भाई। 10a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। 10a की वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ पे 3/2। इसको भी करने के 3 मेथड हैं। कैसे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, या तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर लो 10a में, ये जो साइन है कॉस है साइन है कॉस है दिख रहा है, आप इसको क्या कर सकते हो ट्रांसफॉर्म कर सकते हो 10a में। कैसे कर सकते हो भाई, यहाँ पे साइन है, अगर इसके डिवाइड में कॉस ए आ जाए तो ये 10a बन जाएगा, ऐसे ही इसके डिवाइड में कॉस ए आ जाए तो ये भी 10a बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब कॉस ए आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ 10a बनाना आसान है, ट्रांसफॉर्म करना इसको आसान है। और दूसरा तरीका वही है कि आप राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, P की वैल्यू निकालो, B की वैल्यू निकालो, H की वैल्यू निकालो, इनकी फॉर्मूलाज रखो, उनकी वैल्यू पट करो और सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों ही मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं करूंगा ट्रांसफॉर्म वाला, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके। तो यहाँ से 10a की वैल्यू आ गई 3/2, यहाँ मैं करने वाला हूँ डिवाइडेड बाय cos a टू न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। न्यूमिनेटर में भी cos a से डिवाइड करूंगा, डिनोमिनेटर में भी cos a से डिवाइड करूंगा। तो यहाँ मिलेगा मुझे 4 sin a डिवाइडेड बाय cos a, ऐसे यहाँ पे 5 cos a डिवाइडेड बाय cos a। इसी तरीके से नीचे वाली फ्रैक्शन में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। sin a है, यहाँ पे cos a आ गया, इसी तरीके से यहाँ पे cos a है और यहाँ भी cos a आ गया। अब बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि इनके डिनोमिनेटर में cos a कहाँ से आ गया, है ना। cos a कहीं से नहीं आया, इसको मैंने अपने पास से डिवाइड किया। देखो कैसे, मान लो मेरे पास कहीं पे 5/4 है, ठीक है, समझना बात को, क्या है मेरे पास 5/4 है। अब मैंने क्या किया, न्यूमिनेटर में भी 6 लिख दिया, इस वाले न्यूमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी क्या लिख दिया 6, और इसके डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया 6। मतलब जो न्यूमिनेटर 5 अकेला था उसको क्या बना दिया 6 लिख दिया डिनोमिनेटर में, और यहाँ भी 6 लिख दिया। अब क्या होता है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो जब ये इधर आके ये डिवाइड में है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 6 विल बी कैंसिल आउट बाय 6, अगेन ये आपको क्या मिल जाएगा 5/4 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से ये चीज क्लियर हो जाती है कि अगर आपके पास कोई भी न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में है तो उसके अपॉन में आप कुछ भी लिख सकते हो, पर शर्त यह है कि सबके अपॉन में लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं किसी एक के लिख दिया बाकियों को छोड़ दिया, सबके उसमें लिखना पड़ेगा, साइन के साथ भी कॉस के साथ भी। ठीक है, इसलिए मैंने सबके साथ लिख दिया, और लिखने का मेरा मतलब सिर्फ एक ही है कि ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाए 10a में। तो ये बनेगा भाई, देखो अब ये क्या बनने वाला है 410a, ये क्या बन गया हमारा 410a। ये cos a विल बी कैंसिल आउट बाय cos, तो यहाँ सिर्फ 5 मिलेगा, यहाँ पे साइन है और cos a क्या बन जाएगा 610a, और यहाँ पे cos a विल बी कैंसिल आउट, ये cos a जो हो गया वो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 10a की वैल्यू पुट की जा सकती है भाई। देखो 410a की वैल्यू क्या है 3/2, 10a की वैल्यू है 3/2 प्लस 5, और यहाँ भी 10a की वैल्यू क्या है 3/2 प्लस 2। कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ cos a से डिवाइड करा और क्वेश्चन हो गया, टाइम नहीं लगेगा, बस सॉल्व करना है। ठीक है, ये देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पे क्या मिला मुझे, यहाँ पे मिला 3 2 जा 6, क्या मिला यहाँ पे 3 2 जा 6 अपॉन, और यहाँ 3 3 जा 9, यहाँ पे मुझे मिल गया। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ स्पेस नहीं है, इसे आगे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या मिला 3 2 जा 6 प्लस 5 मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ देखो क्या है 3 3 जा 9 प्लस 2 मिलेगा। ठीक है, अब दोनों को ऐड करो तो यहाँ भी 11 आया, यहाँ भी 11 आया, और 11 कैंसिल आउट होके क्या मिल गया आंसर 1। तो कितना आंसर आ गया भाई, देखो 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया और मुझे जो इसकी वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई, ओनली 1। ठीक है, तो ये एक तरीका था इसको करने का। इसको हम वैसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये 10a आपका 3/2 है, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी जो 10a की वैल्यू है कितनी है, देखो यहाँ से करते हैं इसे,
tan a की वैल्यू जो मुझे मिलने वाली है वो है 3/2। अब यहाँ पे मैंने इसको ऐसे करके बना दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा है tan a की वैल्यू क्या होती है, ये मान लो मेरा b है, ये a है और ये मान लो c है। ये मेरा ट्राइंगल हो गया, b पे मैंने 90 डिग्री एंगल बना लिया, ठीक है। अब tan a का जो आपका रेशियो है, जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, वही पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये होती है P/B इक्वल 3/2। तो P की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई 3, B की वैल्यू क्या हो गई 2, और पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे H की वैल्यू। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से जब इसकी H की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमें मिलने वाला है 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 + 4 13। तो अंडर रूट में हमारा ये आ जाएगा 13। जब आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे आपको हाइपोटेनियस रूट 13 मिल जाएगा। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है 4 sin a। तो sin a की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है P/H प्लस 5 cos a। cos a का फॉर्मूला क्या होता है भाई, B/H। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 6 P/H, और इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा 2 B/H। अब मेरे पास ये BH BH PH आ गया, सबकी वैल्यू मेरे पास है, सबकी वैल्यू पुट कर देता हूं भाई और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। 4 × P की वैल्यू क्या है 3, H की वैल्यू क्या है 2, प्लस 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई B की वैल्यू क्या है 2, H की वैल्यू क्या है √13। भैया ये वाली वैल्यू गलत हो गई, ये क्या H की वैल्यू 2 थोड़ी है, H की वैल्यू तो √13 है। H की वैल्यू क्या है √13। तो यहाँ पे हम इसको √13 करने वाले हैं, ठीक है। ये हमारी वैल्यू यहाँ पे है √13, तो इसको √13 लिख लिया, ठीक है। अपॉन में फिर हमारा क्या आ जाएगा 6, फिर यही वैल्यू आएगी क्योंकि सेम ही है साइन, प्लस 2 मल्टीप्लाई यहाँ भी सेम वैल्यू आएगी 2√13। अब आप यहाँ से देख सकते हो ये हो जाएगा 4 3 जा 12। कितना होने वाला है ये, इसको मैं थोड़ा इधर करता हूँ। अब यहाँ पे पहले वाला क्वेश्चन रफ नहीं करूंगा ताकि मुझे पता लगे कि आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा। वैसे तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 12/√3, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10/√3, ये क्या हो जाएगा 10/√3। कहाँ से आ गया √13 है भैया। और ये हो जाएगा 6 3 जा 18, ये क्या हो गया 18/√13, और यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 2 2 जा 4/√13। तो ये सब में हमें √13 मिल गया। अब इसे ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा 22/√13 और यहाँ मिलेगा 22/√13। न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों सेम है, विल बी कैंसिल आउट एंड दैट इज द आंसर इज 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ गया। तो आप चेक कर सकते हो कि मैंने जब इसको ट्रांसफॉर्म करके निकाला तब भी मेरा आंसर कितना आया 1 आया, और मैंने इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्रू निकाला तब भी मेरा आंसर क्या आया 1 आया। दोनों ही मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म करके भी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको समझ में आ जाता है, उसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 मार्क्स का था जो कि 2023 में आया था, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है 2 मार्क्स का, और ये भी भैया 2023 में आया हुआ है। कैसे करेंगे, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। क्या सोचते हो आप इस क्वेश्चन के बारे में, कैसे हो सकता है। हमारे पास क्या है देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 0 है, यानी कि साइन और कॉस का जो डिफरेंस है वो 0 है, और मुझे साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा की वैल्यू बतानी है भाई। तो क्या सोच सकते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए, है ना। तो दिमाग क्या हो सकता है, स्क्वायरिंग कर लें या कंपेयरिंग कर लें, क्या करें। तो मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा मेथड है, मैं क्या सोचूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस माइनस कॉस थीटा को उठा के उधर फेंक दूंगा। तो जब साइन थीटा उधर से कॉस थीटा जब ये माइनस का है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्लस। तो इसका मतलब जो साइन थीटा है वो इक्वल हो गया किसके, कॉस थीटा के, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो कहीं ना कहीं मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से थीटा कैसे निकल सकता है, मैं यहाँ पे अब क्या करने वाला हूँ, मैं अगर इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, क्या कर दूं, डिवाइड बाय कॉस थीटा। क्या कर दिया जाए इसको भाई, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अगर इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ पे मिलेगा 10 और यहाँ हो जाएगा 1। देखो कैसे, ये है साइन थीटा, और जब कॉस थीटा से डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ मिलेगा कॉस थीटा, और यहाँ भी कॉस थीटा अपॉन
कॉस थीटा। अरे ये बार बार जेड क्यों बन जा रहा है भाई, इसको हमें बनाना है वाई। क्या बनाना है इसे, वाई। थोड़ा छोटा सा लेंगे, ये रहा, ठीक है। इसको इक्वल है, वाई नहीं बनाना है, जेड भी नहीं बनाना है, वाई भी नहीं बनाना है। बच्चे यहाँ पे ज्यादा जेड बनाते हैं, इक्वल का साइन होना चाहिए भाई, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा। क्या हो गया भैया, ये टेन थीटा। और यहाँ क्या मिल गया, 1। अब बताओ क्या टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमें, आसान था ना। माइनस कॉस थीटा उधर ले गए तो प्लस कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया तो टेन थीटा बन गया। अब टेन थीटा में 1 की वैल्यू देखी जाए तो ये होती है 45। क्या होती है, 45। 1 की वैल्यू 10 में होती है 10 45 डिग्री। तो अगर कंपेयरिंग करें दोनों को, जैसे पिछले कंपेयर किया था अभी मैंने, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है, 45 डिग्री। थीटा कितना आ गया भाई, 45। अब थीटा तो मिल गया, अब मुझे क्या निकालना है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। और भैया वीडियो को रजाई के अंदर बैठकर मत देखिए, थोड़ा बाहर निकल आइए रजाई से, क्वेश्चन को सॉल्व भी करके देखिए। आप पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, अगर तुम अब फिर उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिए और फिर देखिए कि आपका आंसर क्या बिल्कुल मैच हुआ, क्या आप क्वेश्चन को कर पाए। अगर क्वेश्चन को कर पाए तो मुस्कुराइए, मतलब आपने क्वेश्चन कर लिया। और बाई चांस अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो इसका सॉल्यूशन देखिए, उसके बाद ट्राई कीजिए करने की। ये नहीं कि बस रजाई में चल गए और अपने बैठ रहे हैं, पता नहीं लगेगा कब नींद आ गई कब सो गए, ठीक है। पता लगेगा सपना देख रहे हैं, कुछ पढ़ा था भूल गए क्या हुआ। तो बेटा रजाई के अंदर बैठ के नहीं मोबाइल देखना, बाहर बैठो, कुर्सी पे बैठो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, साथ के साथ समझो, प्रैक्टिस करो, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है, रजाई में बैठने से नहीं। तो यहाँ पे साइन 4 थीटा, यहाँ पे मेरे पास साइन 4 थीटा है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, ये होती है पावर, ये क्या होती है, पावर होती है। तो मैंने दोनों तरफ पावर 4 लगा दी। साइन थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, अभी यहाँ पे हम साइन थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी भाई, जरा बताना, 45 डिग्री। कितनी निकाली थी, 45। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 45, ठीक है। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन 45 1/√2 कितनी होती है, 1/√2 होल पावर 4। यहाँ भी cos 40 दोनों ही सेम होते हैं, 45 के बेस में साइन हो या कॉस हो, दोनों की वैल्यू भैया सेम होती है। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1/√2। सबसे मुश्किल काम है कि ये 45 की वैल्यू कैसे करें, तो इसके लिए मैंने बता रखा था, या तो वो तरीका अपना लो, बार बार टाइम उसको जब करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये सारी वैल्यू खुद ब खुद याद हो जाएंगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। पर जो काम समझ लो आपको लगता है ये कैसे हो पा रहा है, दैट इज द प्रैक्टिस, वो उसकी प्रैक्टिस है। जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे खुद ब खुद याद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ हो गया 1/√2 1/√2, तो पावर 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे सबसे पहले तो 1/2 मिलेगा, और यहाँ स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ भी 1/2 मिलेगा, और यहाँ सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको कर लेते हैं, यहाँ भी 1/2 स्क्वायर आ गया, तो 2 कहाँ चला गया, 2 में से मैंने क्या किया, स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 मिल गया। उसके बाद एक बार और स्क्वायर करेंगे तो 1/4 मिल जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो 2/4 आएगा, और करेंगे तो 1/2। तो यहाँ पे मुझे क्या आंसर मिल गया, 1/2। यानी कि जो साइन थीटा 4 थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, बताइए जरा, कितनी आई, 1/2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। वैसे तो बहुत देखने में बहुत मुश्किल लग रहा था कि साइन थीटा कॉस थीटा का डिफरेंस दिया है, कैसे 4 की पावर निकालें। अब मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन कभी भी अगर साइन थीटा कॉस थीटा का डिफरेंस आ जाए तो इस तरीके से कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पावर 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जितनी मर्जी हो, आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी निपटा दिया। अब आ गया भैया प्रूव करने वाला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूव दैट, ठीक है। ये आ गया प्रूफ करने वाला क्वेश्चन। अब इसको हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, या तो एलएचएस को उठाते हैं और आरएचएस आंसर में आना चाहिए, आरएचएस को उठाते हैं तो एलएचएस आंसर आना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें या राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। प्रूफ का मतलब है कि ये जब 10a है तो ये भी कितना होना चाहिए, ये भी 10a होना चाहिए। अगर ये 10a आ जाता है तो मतलब वी हैव प्रूव। तो चलिए एलएचएस ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, साइन ए -2 साइन क्यू ए अपॉन 2 कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए। इसको क्या कर सकते हैं, वैसे तो अगर हमारा टेन या कॉट होता है तो हम उसे साइन में लेके जाते हैं। अब हमारे पास तो यहाँ साइन है, कैसे इसको 10a बनाया जाए, ठीक है।
तो सबसे पहले हमें यही सोचना है कि इसको कैसे tan a बनाया जाए। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे दोनों में देखूं तो क्या कॉमन आ रहा है, साइन a यहाँ पर भी है, साइन a यहाँ पर भी है, मतलब इसमें भी है साइन a और इसमें भी है। तो भैया सबसे पहले मैं साइन a को ही कॉमन ले लेता हूँ, और जब साइन a कॉमन लूंगा तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इसी तरीके से यहाँ से भाई मैं कॉस a कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा 2 कॉस a माइनस 1। तो मेरा साइन a अपॉन कॉस a आ गया और ये बन जाएगा आपका tan a, क्योंकि सबको पता है साइन a अपॉन कॉस a क्या बन जाता है, tan a। तो tan a तो आ गया, अब बचा क्या, ये फालतू का बचा, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा, तो इसको देख लेते हैं कैंसिल आउट भाई कैसे होने वाला है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, 1 जो है ना, 1 की जगह लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर a। क्या लिखने वाला हूँ, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। सबको पता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a की वैल्यू होती है 1। तो उस तरीके से 1 की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इसी तरीके से इसको मैं लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर a, ठीक है। ये रहा मेरा 2 कॉस स्क्वायर a, और माइनस के बाद ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे तो tan a रहेगा ही, ब्रैकेट बना लेते हैं और ये इसको थोड़ा और कर लेते हैं। ये रहा साइन स्क्वायर है, ये रहा माइनस साइन स्क्वायर है, तो भाई क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर है। ए दो साइन स्क्वायर है में से एक साइन स्क्वायर है को माइनस करा जाएगा, तो बचेगा एक साइन स्क्वायर है, 1 साइन स्क्वायर है। इसी तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 2 कॉस स्क्वायर है से कॉस स्क्वायर ए को माइनस करेंगे तो यहाँ भी क्या मिलेगा, हमें एक कॉस स्क्वायर ए मिलेगा। क्या मिलने वाला है यहाँ पे भी, ये आ जाएगा हमारा tan a, और यहाँ पे जो ऊपर है ये तो मेरा है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसी तरीके से 2 कॉस स्क्वायर a में से जब एक कॉस स्क्वायर a को माइनस किया जाएगा तो बचेगा 1 कॉस स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो दोनों ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैसा हो गया, सेम हो गया, तो न्यूमरेटर विल बी कैंसिल आउट बाय डिनोमिनेटर और आंसर बचेगा सिर्फ tan a, और tan a मेरा क्या है, RHS। क्या है ये, RHS, हैंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया भैया, सबसे पसंदीदा वर्ड बच्चों का, हैंस प्रूव्ड। इसको लिखने में बहुत ही ज्यादा बच्चों को मजा आता है, लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन हमने इसको कर लिया, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड लिखने में बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन जब हो जाता है ना तो अंदर से जो खुशी की फीलिंग आती है, बड़ा अच्छा लगता है, मतलब मजा आ जाता है कि हमने भी क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन को करते हैं और उसका आंसर आता है तो हमें लगता है हमारी मेहनत का जो हमें फल है वो मिल गया, ठीक है। तो ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन था और इसको हमने भैया कर दिया प्रूफ। अब देख लेते हैं आगे भाई, देखो कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन हमारे पास आ गया। ये हिल क्यों रहा है भाई, सीधा हो जा, सीधा, हिलना नहीं है तुझे, ठीक है। तो यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं भाई, थोड़ा सा हो गया इसमें। क्वेश्चन है x इक्वल ए साइन थीटा। क्या है, x इक्वल ए साइन थीटा। ये हमारा भी क्वेश्चन CBSE 2020 में, याद है 2020 लॉकडाउन का पीरियड, बच्चों ने बहुत मजे किए थे, है ना। तो ये वही उसी टाइम का क्वेश्चन आया हुआ है। x की वैल्यू a साइन थीटा, y की वैल्यू b कॉस थीटा। हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है भाई, हमें बताना है। ये बताइए आप कि जो बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या है। तो कोई बात नहीं, बता देते हैं। हमारे पास ये है बी स्क्वायर और एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। एक्स की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा, तो यहाँ लिख देंगे ए साइन थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से ये ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है, बी कॉस थीटा, तो यहाँ भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ गया। मैंने सिर्फ एक्स की जगह ए साइन थीटा लिखा, वाई की जगह बी कॉस थीटा लिखा और दोनों का हो गया स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो ब्रैकेट है 2, तो ये इस पे भी स्क्वायर आएगा और इस पे भी स्क्वायर आएगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी ऐसी हो जाएगा ए स्क्वायर, इस पे बी पे आपका स्क्वायर आ जाएगा तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा आ गया। अब आप देख सकते हो कि इसमें और इसमें कौन सी दो चीजें सेम है, तो आप देख सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, सेम है। तो जब ये सेम है तो इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ, और जब कॉमन लूंगा तो यहाँ से मिलेगा मुझे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सबको पता है। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान आइडेंटिटी है, सबको याद हो जाती है। इसकी वैल्यू होती है 1 और इसका आंसर हमारा क्या आ गया, दैट इज ए स्क्वायर
इंटू बी स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अगला देख लेते हैं भाई, 2020 का है तो आसान तो हो गई। ओहो, ये नया क्वेश्चन आ गया। ये भाई केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है। केस बेस्ड स्टडी आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसको भी हम प्रैक्टिस करेंगे, उसको पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो ये रहा केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ 4 क्वेश्चन है, ए बी सी डी, 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, और इनका हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले डायग्राम को पढ़ लेते हैं अच्छे से। केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है, सबसे पहले तसल्ली के साथ आप पढ़िए कि हमें क्या प्रॉब्लम दी गई है। तो पढ़ लेते हैं। आ सेलिंग बोर्ड विद ट्राइंगुलर मास्ट इज शोन बिलो। यहाँ पे एक क्या दिखाया गया, बोर्ड दिखाई गई है जिसको सेल किया जा रहा है, जिसको चलाया जा रहा है। इसमें क्या है, 2 राइट एंगल कैन बी ऑब्जर्व। यहाँ पे 2 राइट एंगल ऑब्जर्व किए गए हैं। ठीक है, कितने ट्राइंगल ऑब्जर्व किए गए हैं, 2। एक तो आपको दिखता होगा ये वाला रहा, एक ट्राइंगल ये ऑब्जर्व किया आपने, और एक ट्राइंगल ये ऑब्जर्व किया। यहाँ पे 2 ट्राइंगल एडीबी एंड एबीसी यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है। रफ कर देते हैं इसको, वैसे भी रेड कलर का बना हुआ है, आपको दिखता ही होगा। और बोथ राइट एंगल बी, द डिस्टेंस बीसी, बीसी की जो डिस्टेंस है वो हमारी है 1 मीटर। कितनी है, 1 मीटर। एंड बीडी इज अ 2 मीटर। तो बीडी कितना है हमारा, 2 मीटर। एंड ए बी इज अ 4 मीटर। ए बी ये रहा आपका, जो कि कितना है, 4 मीटर। तो ये मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख ली हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन से पहले इसकी कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक डी। भाई आपको बतानी है सेक डी की वैल्यू, कि सेक डी की वैल्यू क्या है। तो मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सेक डी की वैल्यू क्या होती है। भाई लिख लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सेक डी होता है रेसिप्रोकल किसका, कॉस का। तो b अपॉन एच की जगह क्या आ जाएगा, h अपॉन बी। क्या आ जाएगा, h अपॉन बी। पर मुझे कैसे पता लगेगा कि हाइपोटेनियस कितना है, बेस कितना है। ये बहुत आसान है, प्रीवियस लेक्चर में तो बताया था आपको कैसे पहचाने हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ भी बता देता हूँ आपको। ये बन रहा है मेरा एंगल सेक डी, डी एंगल बन रहा है। तो कहाँ पे है डी एंगल, ये रहा मेरा डी एंगल। यहाँ से थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कलर यहाँ दिखेगा नहीं। तो ये रहा मेरा डी एंगल। अब जब ये डी है तो इसके जो सामने है, जो इसके सामने वाली साइड है वो होती है परपेंडिकुलर। जो इसके सामने जो एंगल हमें फाइंड करना है, यानी कि यहाँ एंगल डी दे रखा है ना, तो ये जो एंगल यहाँ पे होता है, इसके सामने वाली जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर। यानी कि जो एंगल आपको रेशियो में दे रखा है उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और जो 90 के सामने होता है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसके सामने जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जो एंगल दे रखा है आपको, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे ये रहा 90, इसके सामने वाला क्या हो गया, ये हो गया हाइपोटेनियस, और ये वाला क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। वैसे बोलते नहीं कैसा सामने खड़ा है, तो खड़ा होना मतलब सीधा, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, सीधा, स्ट्रेट, वर्टिकल। तो हम कह सकते हैं भाई तू सामने कैसा खड़ा है, यानी कि परपेंडिकुलर। तो इसके सामने कौन है, दिस लाइन, जो कि क्या है हमारी परपेंडिकुलर। और यहाँ पे बेस कितना है भाई, 2। अब इसका बेस तो भैया 2 है, और ये परपेंडिकुलर 4 है। तो हाइपोटेनियस कैसे निकालोगे भाई, हाइपोटेनियस, अरे ये तो आसान है हाइपोटेनियस निकालना। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h की वैल्यू निकालने के लिए मुझे p की वैल्यू क्या है, 4। तो 4 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है, 2, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 प्लस 4 20। तो ये रहा h स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, जल्दी से बताइए, स्क्वायर रूट बन जाएगा 20, और इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2 रूट 5, यानी कि h की वैल्यू कितनी हो गई, 2 रूट 5 हो गई भैया h की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। h की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ चुकी है। तो सेक डी की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो होता है h अपॉन बी। तो h कितना है, 2 रूट 5, और बेस कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो सेक डी की वैल्यू आ गई हमारी रूट 5। तो इस तरीके से हम रूट 5 की वैल्यू हमने निकाल ली, और ये हमारी वैल्यू आ गई। यहाँ पे जो हमारा ये आंसर आया है, ये हमारा आ गया, यहाँ पे हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये आ गया हमारा हाइपोटेनियस। यानी कि कितना है, हाइपोटेनियस हमारा कितना आया था, 2 रूट 5। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया सेक डी। आसान था, बस इसको कर लिया हमने, अब हमारे सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक सी। किसकी वैल्यू बतानी है, कॉसेक सी की वैल्यू बतानी है। तो कॉसेक
सी। कोसेक सी यानी कि कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो ये P अपॉन एच से क्या लिख दिया जाएगा? H अपॉन P। क्या लिख दिया जाएगा? H अपॉन P। शायद ये दिख नहीं रहा है तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट ही कर लेते हैं। तो ये रहा कोसेक सी जो कि होगा हमारा H अपॉन P। तो यहाँ पे H की वैल्यू क्या है जल्दी से देख के बताओ। अब देखो यहाँ पे C की बात की गई है ना कि D की। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, यहाँ D की बात नहीं की गई है, किसकी बात की गई है? C की। तो C एंगल बन रहा है ये। यहाँ पे हमारा कौन सा एंगल बन रहा है? ये बन रहा है हमारा C। तो C के सामने वाला कौन होगा? परपेंडिकुलर। तो दोबारा से ये परपेंडिकुलर बन गया। बेस कितना होगा? 1 मीटर। अब मुझे हाइपोटेनियस निकालना है तो इसका हाइपोटेनियस अलग आएगा। इसके हाइपोटेनियस के लिए अलग से मुझे फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा h स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो आपका चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो हो गया ये आपका बदल गया है। क्या बदल गया है? ठीक है, क्या बदला है हमारा? ए सी, ये वाला V बेस बदल गया है। बाकी P हमारा सेम ही रहेगा, 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 4 4 जा 16 प्लस 1, तो ये आ जाएगा √17। तो इसकी जो ए सी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? √17। पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो रख देते हैं यहाँ कोसेक सी। सी के सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी हमारी? परपेंडिकुलर, जो कि कितनी है? 4। परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 4। ठीक है, और यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना आया? √17। तो कोसेक सी की जो वैल्यू आ गई हमारी वो आ गई √17/4। ठीक है, इस तरीके से हमने कोसेक सी को निकाल लिया। अब हमें निकालना है tan d और cot c। अब हम सारी चीजें बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, कोई हमें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास सारा सिनारियो पता है, बेस HP सब मुझे मालूम है। बस वैल्यू को पुट करके सॉल्व करना है। क्या निकालना है? tan d प्लस cot c। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है tan d प्लस cot c। तो tan d का फॉर्मूला क्या होता है? tan d क्या होता है? यहां से देख लो, P अपॉन B। ये कितना हो गया? P अपॉन B। कॉट के लिए क्या बन जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। कॉट के लिए रेसिप्रोकल, क्योंकि कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो B अपॉन P। ठीक है, अब यहां से देखो ये D की बात की गई है। किसकी बात की गई है? D की। तो D वाले ही ट्राइंगल को लेना है, D वाले एंगल को ही देखना है इसके सामने। तो D की वैल्यू के केस में करें तो परपेंडिकुलर कितना है? 4, और बेस कितना है? 2। और यहाँ पे अगर हम C के केस में बात करें तो B हमारा कितना है? 1, और परपेंडिकुलर कितना है? 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ 4 आ गया, ये 1 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो 4 और 2 का एलसीएम आएगा डेट इज 4। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा 1, और आंसर हो जाएगा हमारा 9/4। तो कोसेक सी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, सॉरी, tan d प्लस cot c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9/4। कैसे? tan d का P अपॉन बी, cot c का B अपॉन बी। दैट इज द वेरी कंफ्यूजन। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन होना नहीं है। ये जो D है, तो D वाला जब हम बात करेंगे तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर और ये वाला बेस आएगा, और जब C की बात करेंगे तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये वाला बेस आएगा। ठीक है, तो आपको एंगल देखना पड़ेगा। एंगल के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर, और उसके साथ जो है वो बेस, और 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस। इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं। उसके बाद मेरे पास है साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर डी। क्या है? साइन स्क्वायर, इसको 1 मत समझ लेना, साइन स्क्वायर सी। कहीं तुम्हें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर देख देख के हमेशा 1 याद आ जाता है ना, तो इसको 1 मत समझ लेना, क्योंकि इसका एंगल चेंज है। ये सी है और ये डी है। अगर हाँ एंगल सेम होता है तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, आंसर 1 आ जाता। ठीक है, लेकिन ये सेम नहीं है, इसका एंगल सेम नहीं है, तो इसका आंसर 1 नहीं आएगा। ये बात याद रखना, कहीं फिलो में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर देखा और जल्दी से 1 लिख के आ गए, 1 नंबर खत्म कर लोगे। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि एंगल सेम है या नहीं है। एंगल का सेम होना भी बहुत जरूरी है 1 के लिए। ठीक है, तो यहाँ साइन सी की बात करें तो क्या होता है हमारा? P अपॉन एच, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस के लिए क्या हो जाएगा? कॉस के लिए हमारा हो जाएगा B अपॉन एच, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो C के केस में देखें, यानी कि C वाला ये है, C में परपेंडिकुलर कितना है? 4। H कितना है? H है √17। कितना है H? √17। होल स्क्वायर बना देंगे। इसी तरीके से इसका, यानी कि यहाँ पे D के केस में बेस कितना है? D के केस में बेस ये है 2। कितना है? 2। H हमारा यहाँ पे कितना है? D के केस में, यानी कि सामने वाला हाइपोटेनियस, दैट इज 2√5। कितना है? 2√5, और ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 2 विल बी कैंसिल आउट बाय 2। इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, जगह उधर बची नहीं है, काफी स्पेस हमारा खाली है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं आपको नहीं दिखूंगा, पर मैं क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, √7 का स्क्वायर ओनली 17, और यहाँ पे 2 विल बी कैंसिल आउट, 2 हो चुका है,
और 5 इसका स्क्वायर हो जाएगा 5। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 85 आएगा और इट विल बी मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 5 7 मल्टीप्लाई 1। सबको पता है कि भैया 17 5 का एलसीएम 85 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके यानी कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके जो आंसर आता है उसको न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 5 जा 80, 17 1 जा 17 अपॉन 85 और जब इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 97 अपॉन 85। आगे आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 97 अपॉन 85। तो ये जो सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस कराए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इन्हीं क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं और आपने इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है, इनको आपने बहुत अच्छे से समझा है और ये आपको आसान लगे हैं, तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और आपको ये क्वेश्चन थोड़ा लगा कि हमने तो ऐसे क्वेश्चन देखे ही नहीं है, तो आपको अभी अपना ट्रिग्नोमेट्री को और अच्छे से प्रिपेयर करना है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए जो अगले ही सेशन में क्लास 10th में आने वाले हैं, उनके लिए मैं ला रहा हूँ 0 to हीरो सीरीज। यानी कि जो बच्चे अभी क्लास 9th में हैं अब वो 10th में आएंगे तो उनको हम पढ़ाएंगे बिल्कुल बेसिक से। यानी कि आज तक अगर क्लास 9th में उन्होंने बिल्कुल भी अगर ज़्यादा मैथ समझ नहीं आई है, जिनको लगता है कि मैथ हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो उन्हीं के लिए हमारी ये 0 to हीरो सीरीज आ रही है जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री रहेगी। 0 to हीरो अगर आपको 10th का पढ़ना है तो बेसिक से बिल्कुल जीरो से यहाँ पढ़ाने वाले हैं हम शुरू से, तो इसको आप जरूर देखें। 9th क्लास के बच्चे इसको देखेंगे तो उनको पूरा बेसिक यहाँ पे क्लियर होने वाला है। और 10th क्लास के बच्चों के लिए हम यहाँ पे ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जिनको हम यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं। तो अगर आपको 9th से जो 9th वाले बच्चे हैं उनको अभी से ही 10th के लिए देख सकते हैं, उनके लिए ये 0 to हीरो सीरीज बहुत अच्छी होने वाली है। इसमें बहुत ज़्यादा बड़े लेक्चर हमारे आएंगे और हम बहुत ज़्यादा बेसिक से पढ़ाएंगे। उसमें आपका सबसे पहले बेसिक होगा, एनसीईआरटी को हम सॉल्व करेंगे, फिर साइड बुक से क्वेश्चन उठाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे, केस बेस्ड स्टडी कराएंगे, एजर्शन रीजन कराएंगे, हर तरीके का हम एक चैप्टर से उसको हम कराने वाले हैं। तो अगर आपको 0 to हीरो सीरीज चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए, हम इसको जल्दी आपके सामने शो करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहिए वायरस एजुकेशन सेंटर।